कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सरसों की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती पर जानकारी। बैकयार्ड मुर्गी पालन कम भूमि और भूमिहीन किसानों के लिए अधिक लाभ वाला व्यवसाय। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गाय की एक नई नस्ल हरधेनु पर जानकारी। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख स्थान रखता है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। अतः हमारे प्रदेश में जो भी किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो किस तरह करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि केंद्र बरेली के डॉक्टर SP सिंह। ऐसे किसान भाई जो खरीफ में अपने खेतों में धान नहीं ले पाए या कोई अन्य फसल थी उसमें नुकसान हो गया उसे नहीं ले पाए, या सब्जी की फसल से खाली खेत, किसी अन्य फसल से खाली खेत, या आपका पड़ा हुआ खाली खेत, ऐसे खेतों में किसान भाई चाहें तो सरसों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सरसों की फसल करने से पहले किसान भाइयों को 2-4 पहलुओं पे ध्यान देना होगा। एक तो सर्वोत्तम प्रजाति का चयन जो कि कम समय में पकने वाली हो, और बुवाई का समय। देखिए इस समय बुवाई का जो समय है इसका वो सितंबर का दूसरे पखवाड़े से लेकर अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा है। 15 अक्टूबर तक हर हालत में सरसों की बुवाई कर दें। इसमें जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो 120 किलोग्राम से 150 किलोग्राम मिट्टी के आधार पर नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फास्फोरस और इतना ही पोटास के साथ साथ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम सल्फर 15 बीघे में आप बुवाई करते समय अंतिम जुताई पर अवश्य मिला दें। प्रजातियों के चयन के बारे में बता दें कि जो लंबी अवधि की जो प्रजातियां हैं उनको छोड़ दें तो कम अवधि की प्रजातियां जैसे पूसा सरसों 27 है, पूसा सरसों 28 है, पूसा जय किसान है, पूसा अग्रणी है, या पीली सरसों की प्रजाति हयोला है, पंथ पीली सरसों 1 है, रागनी है। ये प्रजातियां 100 से 125 दिन के बीच पकती हैं और कुछ प्रजातियां 90 दिन में भी पक जाती हैं जैसे पंथ पीली सरसों 1। इन प्रजातियों की बुवाई करने से पहले आप बीज का उपचार अवश्य कर लें। इसमें कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज और मेटालॉक्सिल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका बीज उपचार कर दें। बुवाई करते समय ध्यान ये रखें कि लाइन से बुवाई करें, जिसमें 45 से 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 25 से 30 सेंटीमीटर पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। और अगर लंबी अवधि की प्रजातियां आप बो रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर पेड़ से पेड़ की दूरी और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें।
और उसके बाद जब आपकी सरसों की फसल जमकर तैयार हो जाए और ये 25 से 30 दिन की हो जाए, उस समय खुरपी की सहायता से आप जो है इसमें बिरलीकरण का काम, थिनिंग का काम अवश्य कर लें, क्योंकि ज़्यादा घनी होने से ब्रांचें कम बनेंगी, फूल कम बनेंगे, फलियां हल्की हो जाएंगी और फलियों में दाने कमज़ोर और कम बनेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान कर लें कि पहली बार बिरलीकरण करने के बाद आप पहली सिंचाई करें, यदि आवश्यक हो देख लें। और यदि दोपहर में आप खेत में जाते हैं कड़ी धूप में और आपका खेत में फसल मुरझा नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि फसल में नमी का अभाव नहीं दिखाई दे रहा है और ऊपर से मिट्टी हटाने से नीचे के लिए नम मिट्टी दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सरसों में कभी कभी ऐसा होता है कि खड़ी फसल में कुछ बीमारी लग जाती है, जैसे व्हाइट रस्ट है। व्हाइट रस्ट बीमारी जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसकी निचली पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंदी है वो विकसित हो जाती है। तो ये ध्यान कर लें कि अब बहुत ज़्यादा है तो इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता है, यदि बीज उपचार नहीं किया है तो। अगर बीज उपचार करके फसल बोई है तो ये फफूंदी नहीं आती है। इसमें कभी कभी बालदार सूढ़ी जो है वो भी लग जाती है, मगर इस सूढ़ी के लगने की प्रारंभिक अवस्था में यदि आप इसको पहचान लें तो आप देखेंगे कि आपका जो चौड़ा वाला नीचे का पत्ता है सरसों का, उसमें बिना नीचे झांके यदि ऊपर से आप देखेंगे तो हल्का पीला और वहां से हरा रंग गायब सा होता है। और जब पत्ते को पलट कर देखेंगे आप तो उसमें ढेर सारी अनगिनत छोटी छोटी सूढ़ियां जिन पर बाल भी होंगे, ये प्रारंभिक अवस्था होती है बालदार गिडार की, कमला कीट की। तो देख लें कि बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो स्प्रे की आवश्यकता है, और यदि जगह जगह पत्तियां हैं तो उनको एक पॉलीथीन लें, मिट्टी का तेल उसमें भरें और उसमें उन पत्तियों को तोड़ तोड़ कर डालते रहें या फिर कहीं गड्ढे में उनको दबा दें। तो ऐसी स्थिति में आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो इन सावधानियों के साथ यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। खेती के साथ साथ ऐसे बहुत सारे व्यवसाय किसान अपना सकते हैं जिसकी शुरुआत करने और इनके प्रबंधन पर बहुत ही कम खर्च आता है। यही नहीं, इन व्यवसायों को भूमिहीन किसान भी करके अच्छी आय ले सकते हैं और इन व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन आप कर सकते हैं। तो इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए मिलते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मझेड़ा नैनीताल के डॉक्टर रिपुसूदन से। किसान भाइयों, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रोटीन के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल जो किया जाता है वो दालों का किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्रों में नहीं है और प्रोटीन का दूसरे स्रोतों में दूध, अंडा इत्यादि हैं। तो अतः किसान भाइयों, अगर पर्वतीय क्षेत्रों में हम थोड़ा सा मुर्गी पालन की तरफ रुझान बढ़ाएँ तो हम अच्छा अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में जैसा कि मुर्गी पालन बहुत ही गरीब किसान और गरीब लोग करते हैं, तो उनके लिए मुर्गी पालन करने हेतु सबसे अच्छा ये बात यह है कि बैकयार्ड पोल्ट्री की अगर प्रजातियों का हम चुनाव करें, और बैकयार्ड पोल्ट्री की जो प्रजातियाँ द्विकाजी नस्ल की हैं, जिसमें कि हमारी कड़कनाथ, RIR और अन्य तरीके की इम्प्रूव प्रजातियाँ हैं, जिसमें देवेंद्रा है और अन्य तरीके की प्रजातियां हैं, रंगीन नस्ल की प्रजातियों का अगर हम चुनाव करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में देखा गया है कि जो रंगीन मुर्गी या मुर्गे हैं उनका मीट और अंडा अन्य मुर्गियों की तुलना में ज़्यादा महंगा बिकता है। और दुकाजी जो नस्ल की हमारी जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री की जो हमारी ये प्रजाति है, इन प्रजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इनमें रोग कम आते हैं। साथ ही साथ ये प्रजातियां केवल मुर्गी दाना अर्थात कि जो बाज़ार का बने दाने पर निर्भर नहीं रहती हैं। अगर दाना हमारे पास कम भी उपलब्ध है तो ये हमारे घर के बचे कुचे जूठन इत्यादि अगल बगल में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा या जो भी सामान, अनाज के टुकड़े, इनको खा के अपना पेट भर सकती हैं। इनको पालना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। अगर एक किसान हमारा कम से कम 25 मुर्गी पाल ले तो
जैसा कि ये पाया गया है कि मुर्गियों में 50% मेल और 50% फीमेल होने के चांस रहते हैं। तो अगर किसी किसान ने 25 मुर्गी पाल ली और उसमें से 12 मुर्गे और 12 मुर्गी निकली या 13 मुर्गे और 12 मुर्गी निकली, तो बाकी मुर्गों को बेचकर 20 या 25 मुर्गियों के साथ 1 या 2 मुर्गा रखकर निकट भविष्य में उससे अंडे भी प्राप्त कर सकता है। और शुरुआत में जो ब्रॉयलर के लिए जो हमने मुर्गे बेचे, उसके उपरांत जो हमारी मुर्गियां हैं उनको हम आसानी से 10 या 12 मुर्गी को पाल सकते हैं। और अगर हम 10 या 12 मुर्गी पाल लेते हैं तो हमें प्रतिदिन 4 या 5 कम से कम 4 या 5 अंडे प्रतिदिन प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात अगर हमारे घर में 5 मेंबर हैं तो डेली हमें 1 अंडा प्राप्त होगा। और अगर 1 अंडा हमें डेली प्राप्त होता है तो उससे हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी और जो हमारे शरीर में जो भी रोग या जो भी ऐसी चीज़ें लगती हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी थोड़ा अच्छा बना रहेगा। पालना बहुत ही आसान है। हम चाहें तो चूजे पन्नर विश्वविद्यालय से, IVRI से, यहाँ पे अल्मोड़ा के आसपास सरकारी फार्म है, वहाँ से मुर्गी के बच्चे ला सकते हैं और बच्चे सरकारी संस्थानों में बहुत ही कम मूल्य पे उपलब्ध हो जाते हैं। और उन बच्चों को लाने के उपरांत शुरुआत में 24 घंटे तक तो मुर्गी के बच्चों को किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु हमें उन बच्चों को लाकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे ब्रूडरों में या ऐसी जगह पर रखें जिसमें तापमान नियंत्रित रहे। और अगर हमारे पास जैसे बिजली की व्यवस्था ये सब नहीं है तो घर के किसी कमरे में जहाँ पर हमारे पास हम कुछ गर्म रख सकते हो वहाँ रख सकते हैं और उनके नीचे भूसा या लकड़ी का बुरादा फैला दें और उसको फैलाने के उपरांत उस पे अखबार पे या किसी पुराने घर के पुराने कपड़े पे मक्के के दाने को, छोटे छोटे मक्के के दाने को बिखेर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा उसको खाएं और उसमें घूमें। साथ ही साथ उसमें एक पानी का पात्र और 1 दाने का पात्र अवश्य रखना चाहिए। जब हमारा चूजा 1 हफ्ते से ऊपर हो जाए तो अगर हम ये व्यवस्था करते हैं तो चूजा धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है और अगर उसे वो ठीक ढंग से घूमता है तो मूवमेंट उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो बच्चे की मृत्यु दर बढ़ने रहने के चांस है। अगर वो मूवमेंट करता रहेगा तो उसकी मृत्यु दर काफ़ी कम रहेगी। जब ये हमारे जो चूजे हैं ये 15 या 20 दिन के हो जाएं, इसके उपरांत हम चाहें तो इन्हें खुले के रूप में भी घुमा सकते हैं। साथ ही साथ कोई जालीनुमा स्पेस बनाकर उनमें उनको छोड़ सकते हैं। और जब एक महीने के ऊपर जाते हैं तो अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें तो ये आसपास की चीज़ों को चर के फिर अगर हमारे पास आ जाते हैं। और बस इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है इनमें, क्योंकि ये पक्षी बहुत ज़्यादा उड़ नहीं सकता, तो इसके जो हमारे वैसे पशु हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, सांप कीड़ा इत्यादि, ऐसी चीज़ों से इनका बचाव रखें। और इनका जो टीकाकरण है अगर हम सही टाइम से करा देते हैं, क्योंकि रानीखेत बीमारी एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसमें कि अचानक आने पर पूरा का पूरा फ्लॉक ख़त्म हो जाता है। तो शुरुआत में लेते टाइम वैसे तो सरकारी संस्थानों के द्वारा टीकाकरण शुरुआत में करके दिया जाता है, लेकिन फिर भी निकट के पशु चिकित्सालय से हम इसको पता करके इसको ले सकते हैं। और इसको जो हम बैकयार्ड पोल्ट्री की जो इन ब्रीडें हैं इनको हम चाहे तो छोटे दरबे में या घर सा मिट्टी घर बना के या पत्थर का घर बना के किसी रूप में भी इसको रखा जा सकता है। साथ ही साथ जब ये हमारी मुर्गियां मैच्योर हो जाती हैं, वयस्क अवस्था में पहुंच जाती हैं, तो मुर्गी को अलग करने के उपरांत जो मुर्गियां हैं इनको अंडे देने के लिए रखा जाता है। और लेकिन अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ एक बात खास ध्यान देने की है, क्योंकि अंडा बनने में जो अंडे का छिलका है अगर हम उसमें कैल्शियम और फास्फोरस दाने में ठीक मात्रा में नहीं देते हैं तो अंडे का छिलका हमारा जो कमज़ोर होगा और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी कि जो अंडा है वो कच्चा होने के कारण जैसे अंडा देगी तो तुरंत टूटने की इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और अंडा कभी कभी तो ठीक ढंग से सही साइज़ नहीं पकड़ता, तो इसका थोड़ा सा कैल्शियम और उसके लिए ध्यान रखें। अगर कैल्शियम उपलब्ध ना हो तो बुझे हुए चूने को पीस के या खड़िया को या मार्बल चिप्स आते हैं जो बाज़ार में, उसको भी हम उनको उसके दाने के अलावा उसको एक कटोरी में अलग रख सकते हैं। पीने की पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो इनका पानी है उसमें हम चाहें तो विटामिन या मिनरल की भी दवाइयाँ उपलब्ध हो तो मिला सकते हैं। और अगर ना भी हो तो इन मुर्गियों में किसी तरीके के इस तरीके के दुष्प्रभाव नहीं देखे गए। साथ ही साथ जब ये मुर्गियाँ हमारी बिकने योग्य मुर्गियाँ हो जाते हैं तो जो मुर्गियाँ हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि कभी कभी कुछ 1-2 आयोजन ऐसे होते हैं जबकि इन मुर्गों की डिमांड खास तौर से रंगीन और काले मुर्गे की डिमांड सबसे अधिक होती है, जिसको कि विभिन्न आयोजनों पर उसकी मुँह मांगी कीमत पर बेचा सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग भी बढ़ती ही जा रही है और इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने गाय की एक नस्ल हरधेनु को विकसित किया है। अतः इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BL पुडीर। किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा राज्य के हिसार शहर में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। और जानते हैं हरधेनु गाय के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी की जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजातियां उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहले ब्यान है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्यान में। और जो 2 ब्यान का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने है। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरधेनु की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है। और जो अच्छी गाय हैं वो 50 किलो तक दूध देते हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं। और उसमें पिछले साल एक हमारी गाय 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की क्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा हमारे इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि
अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा। इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। हरधेनु गाय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क करें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। दूरभाष नंबर है 016622289599। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत सप्ताह हुई बारिश एवं तापमानों में हुई गिरावट धान की सभी अवस्थाओं की फसल हेतु बहुत लाभकारी रही। साथ ही इस सप्ताह बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः किसान भाई दाने भरी फसल में सिंचाई रोक दें। धान की कुछ अगेती किस्मों जैसे पंत धान 6, पंत धान 10, पंत धान 12, सरबती आदि की फसलें जिनके दाने हरे से सुनहरे रंग के हो गए हों तथा तने भी पीले पड़ गए हों, पककर कटाई हेतु तैयार है। अतः इस सप्ताह के संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई ऐसी पकी फसल की कटाई इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। दुधिया अवस्था की फसल में गंधे बग कीटों पर नजर रखें तथा इन कीटों का प्रकोप 2 से 3 कीट प्रति हील की दर से अधिक दिखाई देते ही फसल सुरक्षा हेतु 5% मेलाथियान धूल की 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से सुबह के समय भुरकाव तब करें जब पत्तियों पर ओस जमा हो। कम प्रकोप की दशा में भुरकाव कदापि न करें। शुष्क मौसम के मद्देनजर धान की देर से रोपी तथा बालियां निकलने की पूर्व की अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से भुरकाव कर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें। धान की बालियां निकली फसल में चूहों का प्रकोप दिखाई देने पर एल्यूमिनियम फास्फाइड की 1 से 2 गोली प्रति बील की दर से डालकर मिट्टी से बीलों को बंद कर दें। ऐसा करने से फसल चूहों से पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। लाही की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः जो किसान भाई लाही की फसल की कटाई के बाद आगामी फरवरी माह में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सप्ताह लाही की बुआई अवश्य समाप्त कर लें। इसके साथ ही राई अर्थात सरसों की बुआई हेतु भी इस सप्ताह उपयुक्त तापमान रहेगा। अतः किसान भाई राई की उन्नतशील किस्मों जैसे पंत राई 8988 अर्थात करिश्मा, रोहिणी, उर्वशी, क्रांति आदि में से किसी किस्म का चयन कर बुआई करें। इसके अलावा पीली सरसों में पंत पीली सरसों 841, पंत पीली सरसों 1 या राजेंद्र सरसों 1 की भी बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसलों के पकने हेतु इस सप्ताह अनुकूल मौसम रहने की संभावना है। समय से बोई मूंग की फसल पककर तैयार है, अतः पकी फलियों की तुड़ाई करें। उड़द एवं अरहर की फूल एवं दाने बनने की अवस्था की फसलों में कम तापमान एवं उचित वायुमंडलीय नमी के कारण किसी प्रकार के कीट लगने की संभावना नहीं है, लेकिन देर से बोई उड़द की फसल में निराई कर खरपतवार निकालें। हरे चारे हेतु बरसीम की बुआई हेतु खेत की जुताई करें। अधिक पैदावार देने वाली मुख्य प्रजातियों जैसे बरदान या मिस्कावी में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज, उर्वरक व बरसीम के राइजोबियम जीवाणु कल्चर की व्यवस्था कर लें। गन्ने की बधाई का कार्य इस सप्ताह भी जारी रखें। लहसुन एवं सब्जी वाली मटर की समय से बुआई हेतु इस सप्ताह से उचित तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई उचित मृदा नमी की दशा में इन फसलों की बुआई प्रारंभ कर दें। इस हेतु लहसुन की यमुना सफेद 1, यमुना सफेद 2, पंत लोहित, एग्री फाउंड पार्वती आदि तथा सब्जी मटर की अर्किल, मटर अगेता, पंत सब्जी मटर 3, आजाद मटर 1, आजाद मटर 3 आदि में से
बीज उपलब्धता के अनुसार किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें। बुआई हेतु लहसुन के बीज की मात्रा 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। सब्जी वाली मटर में बीज की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय उर्वरक मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही दें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रुदौली फैजाबाद के निर्भय चौरसिया ने। आपने धान की फसल में इस समय लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, इस समय एक कीट और जब प्रक्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान देखने में आ रहा है कि कहीं कहीं दुग्धावस्था में जहां फसल आ गई है वहां पर गंदी कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो गंदी कीट क्या करता है कि जैसे ही दाने बन रहे होते हैं उसी समय उसके दूध का रस निकाल करके जो दूध बनने की प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध कर देता है, जिस कारण से जो दाना है वो नहीं बन पाता है और पैदावार बहुत कम होती है। तो इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो कार्बोफ्यूरान नाम से जो डस्ट आती है किसान भाइयों को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के समय ही डालें, जिससे कि जो दवा है पाउडर है उसके ऊपर चिपक जाए और जो नियंत्रण है वो कीट पर पाया जा सके। दूसरा कीट और इस समय खेत में जाएंगे आप देखने को मिल रहा है जो कि BPH है और हल्के रंग के फुदके से, जो कि आप लोग मच्छर के नाम से भी कहते हैं कि सफ़ेद मच्छर और काला मच्छर खेत में आ रहा ब्राउन हॉपर है। बहुत छोटा कीट होता है किसान भाइयों। ये जो कीट है किसान भाइयों, ये पहले शुरुआत में आप देखेंगे जैसे एक स्पॉट में कुछ पास और फिर देखते हैं कि वो तने के पास जैसे ही तने को ऊपर से रस चूसते हुए पत्तियों का रस चूसता है, इसके बाद कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि जैसे कि फसल पूरी तरीके से वहाँ पर गोलाई में सूख गई है। किसान भाइयों, इसी तरीके से ये अगर कुछ दिन अगर इसकी देखरेख ना की गई तो पूरी फसल को ये सुखा देता है। किसान भाइयों को चाहिए कि इस कीट की रोकथाम के लिए तुरंत ही प्रभावी जो दवा है, जिसमें कि एक दवा इस समय जो नई दवा है जो कि ब्रूफोबेंजीन के नाम से किसान भाइयों आ रही है, ये साल्ट है। इस दवा का जो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की मात्रा की दर से छिड़काव कर देंगे तो प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, ब्रूफोबेंजीन के अलावा अगर नहीं मिलती है दवा तो किसान भाइयों को जो इमिडा क्लोरपिड के नाम से दवा जो हमारे मार्केट में है उसको लेकर के लगभग 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देंगे तो भी इस जो कीट से BPH से छुटकारा पा सकते हैं और फसल को बचाया जा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।